हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया है और अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमने वो मार्क भी कर दिए हैं। क्वेश्चन पेपर का जो पिछले साल पैटर्न रहा था उसी के बेस पर मैंने ये पूरा सॉल्व किया है, वही पूरा पेपर है। ठीक है, ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, डिफाइन सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सोशल फार्मेसी की आप डिफिनीशन दीजिए और इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के जो निर्धारक हैं उनको बताइए क्या होता है। तो सोशल फार्मेसी की अगर डिफिनीशन की बात करें तो सोशल फार्मेसी मतलब सोशल होता है, मतलब सामाजिक, फार्मेसी मतलब मेडिसिन या ड्रग। तो सोशल फार्मेसी की डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है, सोशल फार्मेसी में बी डिफाइन एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव। मतलब कि एक ड्रग, एक मेडिसिन का रोल जो है एक सोशल, सामाजिक, साइंटिफिक और मानव के परस्पेक्टिव से जो भी अध्ययन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक समाज में जो ड्रग्स है, कोई भी ड्रग ली जा रही है, मेडिसिन ली जा रही है, उसका क्या रोल है और मानव मतलब ह्यूमनिस्टिक का परस्पेक्टिव और साइंटिफिक परस्पेक्टिव से जो अध्ययन करते हैं वो सोशल फार्मेसी में आता है। वही यहाँ पर चीज़ बताया गया है। सोशल फार्मेसी में भी डिफाइन एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के निर्धारक। स्वास्थ्य के निर्धारक में पहला पॉइंट है इनकम एंड सोशल स्टेटस, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है एजुकेशन, चौथा है सोशल इन्वायरमेंट। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं इनकम एंड सोशल हेल्थ, सोशल स्टेटस। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे आपका हेल्दी या फिर हेल्थ रह सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप का इनकम आप सोर्स जो है ज़्यादा है तो आप एक से एक चीज़, न्यूट्रिएंट्स या फल, बहुत ही पोषक तत्व जो होते हैं हम ले सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी और हमको कोई डिजीज़ नहीं होगी। यहाँ पर इनकम एंड सोशल स्टेटस का मतलब यही है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में बताया गया है पुअर हेल्थ अराइज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग अंडर स्ट्रेस कंडीशन। मतलब कि बेरोजगारी, अल्प रोजगार अथवा तनावपूर्ण स्थिति में काम करने से अस्वस्थता हो जाती है। कि अगर बेरोजगारी रह रही है तो आपको एक स्ट्रेस रहेगा कि हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, तो और बेरोजगारी रहेगी तो आप जो है उतना अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं खरीद सकते हैं जो कॉस्टली रहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं। तो वही यहाँ पर चीज़ बताया गया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ अराइज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग अंडर स्ट्रेस कंडीशन, इंडिविजुअल आर कंपैरेटिवली हेल्दी इफ दे कैन नॉट कंट्रोल देयर वर्क कंडीशन एंड दे हैव रिलेटिवली स्ट्रेस रिलेटेड जॉब डिमांड। दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एजुकेशन। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ सकते हैं पॉइंट है कि एजुकेशन अगर है तो सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हुए हैं तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं या फिर कहीं भी आपका एक सम्मान होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर एजुकेशन का दिया गया है। हेल्थ इज एन इंडिविजुअल इज आल्सो डिटरमाइंड बाई एजुकेशन लेवल। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की व्याख्या उसके शिक्षा के स्तर पर की जाती है। अगर हेल्दी रह रहे हैं तो शिक्षा के स्तर पर यहाँ पर बताया गया की जाती है। एजुकेशन कैन आल्सो इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम, जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड विद अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सर्कमस्टेंस। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा एवं आय के अवसरों में वृद्धि होती है। मतलब अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके जॉब की जो अपॉर्चुनिटी रहेंगी वो बढ़ेंगी और जॉब सिक्योरिटी और प्रोवाइड करेगा सेंस ऑफ कंट्रोल लाइफ, तथा जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रण करने की भावना भी प्रदान रहेगी। अगर आपके पास शिक्षा है तो पता चलेगा कि आप फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हम इतना अपना बचा रहे हैं इनकम को हैं तो आगे चल के मेरा कुछ क्या रहेगा। और हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है कि अगर आप इनकम अच्छा आ रहा है तो आप हेल्दी फ्रूट खाएंगे या फिर न्यूट्रिएंट्स लेंगे। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। हाँ, तो बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कि सामाजिक वातावरण। वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी आल्सो अफेक्ट द इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलबींग। अगर स्वस्थ रहने के लिए ये वैल्यू और नॉर्म्स भी जो हैं सोसाइटी की, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। यहाँ पर दिया है किसी समुदाय के मूल और मानदंड भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे है सोशल स्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन, सेफ्टी और गुड्स वर्किंग रिलेशनशिप एंड कोहेसिव कम्युनिटी आल्सो एस्टेब्लिश सपोर्टिव सोसाइटी। मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहा है, इसे कहने का मतलब यह है
कि जो है किसी सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो उसके जो मूल या मानदंड हैं वो भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पहला सामाजिक स्थिरता, विविध मान्यता, सुकार्य संबंध और सामंजस्यपूर्ण समुदाय भी एक सार्थक समाज की स्थापना करते हैं, जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य के हेतु संभावित जोखिमों को कम या समाप्त करता है। कह रहा है कि ये जैसे जो पॉइंट हैं ये आपके हेल्दी रहने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो कि आपको बीमारी से बचाने के लिए रहता है। और पांचवा पॉइंट है फिजिकल इन्वायरमेंट। पांचवा पॉइंट है फिजिकल इन्वायरमेंट। आप फिजिकल इन्वायरमेंट से समझ रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास का वातावरण, जैसे एयर एंड वाटर क्वालिटी। एयर एंड वाटर क्वालिटी आर द फिजिकल फैक्टर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर आपको शुद्ध एयर मिल रही है, आपके आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आपको इतनी जल्दी लंग्स वाली डिजीज़ नहीं होंगी, रिस्पायरेटरी डिजीज़ नहीं होंगी। वही यहाँ पर बताया गया अगर वाटर भी अगर प्योर मिलेगा तब भी आपको कोई, क्योंकि वाटर से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट में जो नेचुरल फैक्टर हैं एयर एंड वाटर, अगर यही आपको प्योर मिलते रहेंगे तब भी आपका जो है हेल्दी रहने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड हाउसिंग, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड रोड डिजाइन आर द फैक्टर ऑफ ह्यूमन बिल्ट इन्वायरमेंट विच आल्सो सो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। मतलब कि आवास, कार्यस्थल सुरक्षा, सड़क डिजाइन, मानव निर्मित वातावरण ऐसे कारक हैं जो महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिखाते हैं। अगर आपका मकान की जो है जहाँ पर रह रहे हैं वो भी अगर अच्छा बना है, देखने में अच्छा लग रहा है तो, और जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या सेफ्टी है, ये सब, और रोड डिज़ाइन, ये सब अगर आप रेगुलर जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो भी अगर आपको सही हैं, सही ढंग से हैं, तो जो है आपका हेल्थ जो है सही रहेगा। अगर कुछ भी ऊपर नीचे या फिर कह सकते हैं कुछ भी एबनॉर्मल है तो आपका सोचेंगे उसके बारे में, तो स्ट्रेस लेंगे तो वही आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने बताया द इफेक्ट ऑफ प्रीनेटल एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ वेलबींग कैपिंग। मतलब कि चौथे पॉइंट में इन्होंने ये बताया है जन्म के पूर्व तथा प्रारंभिक जन्म के समय, जन्म के पूर्व या जन्म के बाद जो होता है कि अगर आपको अच्छे से वो फूड्स और न्यूट्रिएंट सोर्स मिले हैं अच्छे से, तो आपका जो है डिलीवरी के बाद बच्चा को क्या होता है कि एक सही वजन या वेट में पैदा होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपको सही इनकम सोर्स से आपको सही इनकम, आपकी सीधे इनकम अगर सही है तो आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स या फूड देंगे, जिससे आपके बच्चे को जो प्रेगनेंसी के टाइम जो देंगे तो बच्चे को जो है अच्छा इफेक्ट मिलेगा और मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी सभी चीज़ें बढ़ जाएंगी। यहाँ 6 पॉइंट यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग डिस्कस इन शॉर्ट मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये जो क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड हैं उनका आप नाम दीजिए, और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके बारे में भी शॉर्ट में थोड़ा सी टिप्पणी करिए कि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये टॉपिक तो आप लोगों को पहले से क्लियर होगा लेकिन मैं बता ही दे रहा हूँ। द वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड अवेलेबल एट प्रेजेंट आर। पहले तो जो ये मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के जो मेथड हैं उनके नाम देने हैं, तो नाम 7 मेथड हैं। पहला मेथड है बिहेवियर मेथड, दूसरा है नेचुरल मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड, चौथा है मैकेनिकल मेथड, पांचवा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, 6 है टर्मिनल मेथड एंड 7th है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। ये 7 मेथड होते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिससे फैमिली प्लानिंग आपकी वो निर्भर करती है इन पॉइंट्स पर। तो ये अगर पॉइंट आपको पढ़ना है तो हम अभी वीडियो आगे और डालेंगे तो उसमें हम इनका विस्तृत में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल पूछा है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, तो हम उसको जानेंगे क्या होता है। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेन एम होता है, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेन एम होता है वो प्रिवेंट करता है मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम, स्पर्म और ओवा का मीटिंग को रोकता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, दीज और दिस मेथड डू नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट। ये मेथड जो होता है कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देता है। और ये फायदा है कि ये प्रोटेक्शन करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि एड्स हैं, HIV, गोनेरिया जैसी डिजीज़ हैं, उनसे जो है ये जो आपको प्रोटेक्शन करता है। यही यहाँ पर बताया गया मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ मेथड हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, अभी हम बता रहे हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमको यूज़ करने हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, वो यहाँ पर दिया गया
गया है। पहला है द कंडोम्स और निरोध। इसका क्या है, यह पुरुषों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत पतली रबड़ की टोपीनुमा आकृति की बनी होती है। यह संभोग से पहले पुरुष अपने लिंग पर कंडोम को चढ़ाते हैं। इस प्रकार से कंडोम लिंग को पूरी तरह से ढक लेता है और वीर योनि के अंदर नहीं जा सकता है, जिससे हम प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। दूसरा मेथड है डायाफ्राम और डच कैप। इसमें क्या होता है कि यह भी एक महीन उथली गुंबद के आकार की रबर की टोपी एक वृत्त में एक स्प्रिंग के साथ लगी होती है डायाफ्राम में। इसे फीमेल जो होती हैं, इसे मादाएं जो होती हैं, इसको यूज़ करती हैं बिफोर इंटरकर्स के पहले जो होते हैं इसको यूज़ करती हैं। इसका व्यास जो होता है 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो हमने 2 मेथड तो जान लिए, दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लिए। तीसरा है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, IUD। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस जो होता है, दी डिवाइस आर फिटेड इन द यूट्रस फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ये भी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये भी एक उपाय है। IUD जो कि यूट्रस में फिट किया जाता है प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। दे आर अवेलेबल इन नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। जो ये होता है मेडिकेटेड भी होता है, नॉन मेडिकेटेड मतलब कि मेडिसिनल और गैर औषधि और औषधि 2 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है। द मेडिकेटेड IUD रिलीज आइदर मेटल आयन, कॉपर या हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन। इसमें जो 2 होते हैं, कॉपर, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। IUD में दरअसल होता ऐसा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूट्रस में फिट किया जाता है प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ये नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड 2 टाइप का होता है। और ये जो होता है ये रिलीज़ क्या करता है, एक कॉपर जो आयन होता है या फिर कॉपर आयन रिलीज करता है, या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये रिलीज़ करता है। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन IUD होता है वो नॉन मेडिकेटेड IUD कहलाता है। दूसरा जो सेकेंड जनरेशन IUD होता है वो कॉपर IUD कहलाता है, तथा थर्ड जनरेशन IUD जो होता है वो हार्मोन रिलीजिंग IUD कहलाता है। ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस में कुछ डिवाइस हैं जो को नीचे दिए हुए हैं। पहला है एक लिप्स लूप के बारे में अगर हम जानेंगे तो यह एक छोटा दोहरा आकार का लचीला उपकरण होता है। ठीक है। यह एक अच्छी पॉलीथीन गैर विषैली, गैर ऊतक, प्रतिक्रियाशील और उच्च टिकाऊ वस्तु का बना होता है। यह करीब 1.5 इंच लंबा होता है। यह एक अच्छे नायलॉन के धागे से जुड़ा होता है जिसको डालने के बाद योनि में लगाया जाता है। लूप को जब चाहे आसानी से हटाया जा सकता है। इसका ये भी एक एडवांटेज है कि हम जिसको जब चाहेंगे वो हटा भी सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है। दूसरा आते हैं कॉपर टी। दूसरा मेथड है कॉपर टी जो होता है इट इज़ सेकंड जनरेशन। इसको हम सेकंड जनरेशन बोलते हैं। ये टी शेप्ड का होता है, ऐसे टाइप का बना हुआ होता है। IUD हैज हायर एक्सेप्टेबिलिटी देन लूप से के जरिए, लूप के अगर कंपेरिजन की जाए तो लूप से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है जो कि रैप्ड होता है कॉपर से टू इनहेंस द कॉन्ट्रासेप्टिव के इफेक्ट को जो होता है बढ़ाने के लिए इसका कॉपर का यूज किया जाता है। कॉपर टी कैन आल्सो भी इंसर्टेड विद इन 3 to 5 डे अनप्रोटेक्टेड इंटरकर्स। इसको जो होता है कब यूज करते हैं, कॉपर टी भी 3 से 5 दिन के अनुमानित संभोग के साथ डाला जाता है। ठीक। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, इट इज एन थर्ड जनरेशन। इसको हम थर्ड जनरेशन हार्मोन बोलते हैं, जिसमें जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है रिलीज होता है, जो कि नेचुरल हार्मोन कहलाता है। ये भी जो होता है टी शेप्ड का होता है। हाँ, तो ये द हार्मोन इज स्लोली रिलीज इन यूट्रस एट द रेट ऑफ 65 म्यूग्राम पर डे। जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये रिलीज पर डे 65 म्यूग्राम पर डे होता है। ठीक है। इसका जो वही वर्क है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। ठीक है। तो हमने ये जान लिया फैमिली प्लानिंग और उसके कुछ मेथड हैं उनके बारे में। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हमने जान लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डिस्कस इन शॉर्ट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कि पहले तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे क्या होते हैं, फिर हम शॉर्ट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। पहले तो बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कैलोरी or energy to the body are needed in large quantity for maintaining its function and carrying out the डेली लाइफ एक्टिविटी। मतलब कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमें कैलोरी और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और तो और जो बेसिक एक्टिविटी हैं बॉडी की उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा ये भाग लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आप इनको ले रहे हैं तो आपकी जो मेटाबॉलिक या फिर बेसिक एक्टिविटी जो होती हैं, चलना उठना भागना, ये सब जो होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आप ये कर पाते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है।
ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो कि बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी कंपैरिजन में इनकी ज़रूरत तो कम होती है, कम अमाउंट में भी ज़रूरत होती है, कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी कमी से भी अगर इनकी भी कमी हो गई तो आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इनमें एग्जाम्पल दिया गया है मिनरल्स और विटामिन, ये इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये था कि डिस्कस इन शॉर्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमको बताना है आगे। तो बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के टाइप एंड फंक्शन हमको बताने हैं। तो पहले तो विटामिन के बारे में बता लेते हैं। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है एक दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर को हम बोलते हैं जल। ये ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जल बना है दो शब्दों से मिलकर, तो जल में कितने दो शब्दों से मिलकर बना है, तो उसमें दो विटामिन को और घुलनशील रहते हैं। फैट बना मतलब कि इसको बोलते हैं वसा, ये दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना तो इसमें डेका। ठीक है, इसमें चार विटामिन जो होते हैं घुलनशील होते हैं। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होता है, द वाटर सोल्यूबल और विटामिन विद सम देयर फंक्शन की, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो थियामीन है। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम थियामीन है। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। अगर इसको आपको ब्रीफली में पढ़ना है तो आप हमारी बुक्स या नोट्स जो बनाना चाहें वो हमारी बुक्स से देख सकते हैं। ठीक है, विटामिन B2 की बात करते हैं तो विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन नाम है, जो कि एनर्जी और प्रोडक्शन नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल फंक्शन के लिए जो कि नेसेसरी है। विटामिन B3 की बात करते हैं जिसका साइंटिफिक नेम नियासिन होता है, जो कि ड्राइव द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड फ्रॉम फूड से जो एनर्जी मिलती है वो इसी विटामिन B3 के कारण मिलती है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, ये जो होता है नेसेसरी फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए ये जिम्मेदार होता है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो ये पायरिडॉक्सिन होता है। इसका साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन होता है। इसका काम होता है हेल्प योर बॉडी रिलीज शुगर फ्रॉम स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पहले से जो स्टोर रहता है उससे शुगर रिलीज करने में जो कि एनर्जी तुरंत मिलती है, सडन एनर्जी मिलती है। विटामिन B7 की बात करते हैं तो विटामिन B7 का नाम बायोटिन होता है। प्ले अ रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। इसको B7 का जो रोल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये मदद करता है विटामिन B7। विटामिन B9 की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नाम फोलेट होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर सेल डिवीजन के प्रॉपर सेल डिवीजन के लिए ये जिम्मेदार है। विटामिन B12 की अगर बात करते हैं, इसको कोवैलाबिन नाम से जानते हैं। नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, RBC के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत जिम्मेदार है और प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जिम्मेदार है ये। विटामिन C की बात करते हैं जो कि जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड कोलेजन और न्यूरो ट्रांसमिशन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन C बहुत जिम्मेदार है। ठीक, अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। हमने जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, जल में BC और फैट में कौन से हो गए आपके विटामिन D, E, K, A। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। बात करते हैं ये जो फैट में घुलनशील जो विटामिन है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है, इसका विटामिन A है जो कि जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रॉपर विजन। अगर विजन वाली प्रॉब्लम आती है तो विटामिन A की कमी से ही आती हैं। ठीक, विटामिन D की बात करते हैं। विटामिन D का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि किसमें फंक्शन होता है प्रॉपर प्रमोट्स प्रॉपर इम्यून फंक्शन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन ग्रोथ मतलब कि विटामिन C मतलब कैल्शियम, विटामिन D के मतलब कैल्शियम जिससे मिलती है वो विटामिन D। और कैल्शियम किसके लिए जरूरत होती है? बोन ग्रोथ और स्ट्रक्चर शेप देने के लिए, बॉडी शेप देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन E की बात करते हैं। विटामिन E जो होता है असिस्ट इम्यून फंक्शन एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल डैमेज। ये जो होता है इम्यून फंक्शन को जो होता है असिस्ट करता है एंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल डैमेज। विटामिन K की बात करते हैं। विटामिन K का जो मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड ब्लीडिंग होने लगता है उसके समय जो ड्रग दी जाती है या फिर इंजेक्शन लिया जाता है विटामिन K का दिया जाता है। अब बात करते हैं माइक्रो मिनरल के बारे में।
माइक्रो मिनरल के बारे में क्या होता है? माइक्रो मिनरल, दीज आर रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट एज अ कम्पेयर टू द ट्रेस मिनरल। माइक्रो मिनरल की अगर बात करते हैं तो माइक्रो मिनरल क्या होते हैं? ये जो होते हैं इनकी हमको ज़रूरत जो होती है हायर अमाउंट में होती है कंपेरिजन ऑफ ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल जो कि हम नीचे बताएंगे अभी, उनके कंपेरिजन में हमको इनकी ज़रूरत जो होती है ज़्यादा होती है। इसमें कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल, जैसे पहला है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोराइड। ये माइक्रो मिनरल के एग्जाम्पल हैं। को फंक्शन देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारी बुक को खरीद कर वहाँ से आप फंक्शन देख सकते हैं। और इसको ब्रीफ में पढ़ना है तो और भी आगे दिया हुआ है हमारी बुक में, या फिर हम वीडियो बनाएंगे वहां से आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि फार्मासिस्ट का जो है रोल, पेशेंट अगर कोविड-19 का है उसको काउंसलिंग करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो आप लोग अभी कोविड-19 से गुजरे हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या हमको प्रिकॉशन या क्या क्या हमको प्रिवेंशन करना है कोविड-19 से बचने के लिए। तो वो यहाँ पर फार्मासिस्ट का रोल है, वो भी बता रहा है कि आप लोग क्या क्या करिएगा। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अब वियर अ मास्क, आप मास्क पहनिए, और जो है स्ट्रेंजर से जो अगर पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाइए, और वाश को हैंड वॉश करिए अपना सैनिटाइजर से, वाटर के बजाय आप सैनिटाइजर का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वही यहाँ पर ये बताया गया है कि मास्क पहनिए और एटलीस्ट 6 फीट की दूरी बना के रखिए स्ट्रेंजर से। और यही भी बताया गया है कि सैनिटाइजर का यूज़ करिए। जितनी बार अगर मास्क लगा रहे हैं बार बार तो आप सैनिटाइजर से एक बार हाथ साफ करके बाद में आप मास्क लगाइए। फिर गेट वैक्सीनेटेड, जो कि वैक्सीन आई हुई थी आप वैक्सीन लगवाइए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 से बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप वैक्सीन एक बार लगवा लीजिए। तो फिर यही यहाँ पर दिया भी है कि कोविड-19 वैक्सीन कैन हेल्प प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम कोविड-19। लोग जो कोविड-19 से जो वो इन्फेक्टेड हैं उनसे बचने के लिए जो वैक्सीन आई थी आप वो ज़रूर लगवाइए, यहाँ पर यही बताया गया है। और तीसरा पॉइंट है अवॉइड क्राउड एंड पुअरली वेंटिलेटेड स्पेस। मतलब बोल रहे हैं कि भीड़ और दूषित वायुदार स्थानों से बचना है आपको, कि जैसे पब्लिक प्लेस है जहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ है वहाँ पर आप क्यों ही जाएंगे, क्योंकि जानते हैं जब इन्फेक्शन चल रहा है, यही हुआ था कि आप क्वारंटाइन कर दिए गए थे, घर पे रहने के लिए बोला गया था। वही यहाँ पर फार्मासिस्ट का भी रोल है कि आपको ये चीज़ समझाए कि ये करिए। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है जैसे रेस्टोरेंट हो गए, बार्स हो गए, फिटनेस सेंटर हो गए यानी कि जिम और मूवी थिएटर हो गए, इन सभी चीज़ें सभी बंद हो गई थी कोविड-19 के समय। तो वही यहाँ पर बताया गया कि आप क्राउड वाले स्पेस से जो है दूर रहिए, और जहाँ पर एयर जो है स्वच्छ वायु मिले तो वहाँ पर आप जाइए। ठीक, वॉश हैंड ऑफन, जो है बार बार हाथ धोए, जो कि हमने आपको बताया ही कि ज़्यादातर सैनिटाइजर का यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, पीपल शुड वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली विद सॉप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। लोगों को न्यूनतम 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए साबुन और वाटर से के साथ जो है हाथ धोने चाहिए। और जैसे कि पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका साबुन और वाटर होगा नहीं तो आप सैनिटाइजर रखिए। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ दिया गया हुआ है कि सैनिटाइजर जो है एटलीस्ट 60% एल्कोहल होती है, जो कि इन्फेक्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट करने, डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। वही है, क्योंकि आप लोग इस प्रिकॉशन को तो जानते ही हैं, और जितना बढ़ा के लिखेंगे और ही नंबर आप उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किन्हीं 6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में फार्मासिस्ट की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि आप जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें फार्मासिस्ट की रोल है, क्या रोल है उसको आप बताइए। और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंट या अमेंडमेंट जो किया गया है उसके बारे में बताइए। तो पहले तो हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम ये चलाया गया था, जो कि 1975 ईस्वी में चलाया गया हुआ था। इसका जो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर बाय हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग हैजार्ड्स ऑफ टोबैको कंजप्शन एंड नेसेसरी ऑफ जेनिटल हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इसमें इन्होंने इसका ये ऑब्जेक्टिव बताया हुआ था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो
लिए टोबैको या नशीले पदार्थ आप कम से कम कंज्यूम करिए, ये एजुकेट किया गया। फार्मासिस्ट जो है बारी बारी से आपको एजुकेट कर रहे हैं कि ये कम से कम यूज़ करिए, ठीक है। और तो और जेनिटल आर्गन जो है उनकी हाइजीन रखिए, और प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो है कैंसर या फिर और भी हेल्दी रहने के जो है उपाय इनमें बताए गए हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से यही इनका एम था, ठीक है, जो कि 1975 में आया हुआ था। अब दूसरा प्रोग्राम पे चलते हैं। दूसरा प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, मतलब कि बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये जो है ये जो हियरिंग से प्रॉब्लम, जो हियरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया हुआ था। इसमें क्या है, टू प्रिवेंट द अवॉइडेबल हियरिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिजीज और इंजरी, बीमारी या चोट आदि के कारण परिहार्य सुनवाई हानि को रोकने के लिए, मतलब कि हियरिंग प्रॉब्लम को रोकने के लिए, कि जैसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है उससे जो आपको हियरिंग प्रॉब्लम आती है उनको रोकने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया हुआ था। फिर है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये जो है जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो 1982 ईस्वी में आया हुआ था, जिसका एम क्या है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कि जिसमें कुछ मेंटल हेल्थ वाले केस आते हैं कि स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर स्ट्रेस में जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो उनमें इन्होंने यही कहा बोला है कि जो है भविष्य में आने वाली जो आबादी से कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए एक न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता इसमें प्रयोग की थी, कि मेंटल वाले केस अगर हैं तो इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जिसके जरिए आप आसानी से, इस प्रोग्राम के जरिए आप वहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो अगला है नेशनल लेप्रोसी एराडिक्शन प्रोग्राम, जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग से रिलेटेड जो है एक प्रोग्राम चलाया गया हुआ था, जो कि स्टार्टेड इन 1955 में जो कि स्टार्ट हुआ था और लॉन्च किया गया था 1983 ईस्वी में। तो इसका यही एम है कि टू अरेस्ट द डिजीज एक्टिविटी इन ऑल द नोन केस ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग से सभी ज्ञात मामलों के में रोग गतिविधि को रोकने के लिए। लेप्रोसी में यही है कि आपको अगर उससे जो कुष्ठ रोग से रिलेटेड जितने भी आपको उनको अवॉइड करने के लिए, उससे प्रिवेंशन करने के लिए जो भी उपाय हैं वो इस प्रोग्राम में आपको बताए गए हैं। और ये है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसमें जो है जैसे BCG ये सब टीके जो आए हुए थे इस प्रोग्राम के अंतर्गत आए हुए थे, कि इन्होंने बताया कि इस 1985 ईस्वी में आया था और बताया कि आपको अगर डिजीज़ हैं तो ये डिजीज़ के लिए ये टीका लगेगा, जिसमें टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कोल्ड चैन इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज पर्पज़। इसमें जो है इनका एम ये था कि वैक्सीन उत्पादन और स्टोरेज के लिए कोल्ड चैन उपकरण का निर्माण किया है, और जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस जो है कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था। नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, मतलब कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, कि बुजुर्ग होने पर नहीं कि उसकी जो है सेवा नहीं कर सकते हैं उनके घर वाले, कभी कभी ऐसा भी केस देखा जाता है। तो उनमें ये है प्रोग्राम कि इसमें 2010 में आया हुआ था, तो टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस इन द एल्डरली पेशेंट एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ द कंट्री, देश के स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली आदि के विभिन्न स्तरों पर बुजुर्ग व्यक्तियों को निवारक उपचारात्मक और पुनर्निवास सेवाएं प्रदान करना। इस प्रोग्राम का यही मेन एम था कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो एल्डरी हैं, उनके लिए जो है जो आ रही डिजीज जैसे आर्थराइटिस हैं या जोड़ों में पेन है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एल्डर पर्सन के लिए, वो इसमें इन्होंने बताया कि उनसे अवॉइड करना और उसका प्रिवेंशन के बारे में बताया, ठीक है। और रिहेबिलिटेटिव केयर का भी इन्होंने ऑप्शन दिया था इन्होंने। फिर इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फार्मासिस्ट का क्या रोल है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, वो भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो फार्मासिस्ट के क्या, पहला है न्यूट्रिशन काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट है तो वो आपको बताएगा कि क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या जिससे आपका जो है जिससे आपका बॉडी जो है हेल्दी रहे। वही यहाँ पर बताया गया है बाई एडवाइजिंग द पेशेंट अबाउट बेसिक फूड नीड, कि आपको रोज़मर्रा में क्या खाना खाना चाहिए, क्या कितनी आपको एनर्जी की ज़रूरत, कितने आपको कैलोरी की ज़रूरत है, वो चीज़ यहाँ पर ये जो फार्मासिस्ट आपको एजुकेट करेगा। अब मेंटेनिंग प्रॉपर फूड हैबिट, कि क्या क्या रोज़ खाना खाना चाहिए, वो हैबिट में इन चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं खाना खाने में, तो वही यहाँ पर ये बताया गया है। एडवाइजिंग ऑन स्पेशल रिक्वायरमेंट, कि क्या जैसे कोई डिजीज़ आ रही है तो उससे बचने के लिए आपको पहले से ही क्या एनर्जी या कैलोरी बना के रखना है, तो
तो वो यहाँ पर बताया गया सजेशन स्पेशल डाइट इंस्ट्रक्शन कि स्पेशल डाइट में जो हैं इन डायबिटिक पेशेंट के लिए जो डाइट्स हैं, क्या क्या आपको कुछ डायबिटिक पेशेंट को भोजन खाना देना है, वो यहाँ पर सब बताया गया है। ये फार्मासिस्ट जो है पूरा काउंसलिंग करता है कि न्यूट्रिशन की आपको क्या खाना लेना है जिससे आपको आप हेल्दी रहें। फिर है दूसरा फार्मासिस्ट का रोल है वुमेन वेलफेयर, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट केयर, महिला कल्याण, गर्भावस्था एवं शिशु देखभाल। एक फार्मासिस्ट है वो भली भांति जानता है कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या लेडीज़ को ज़रूरत होती है और क्या क्या उसको बेसिक इशू आते हैं, उनसे बचने के लिए ये फार्मासिस्ट उसको एजुकेट करता है। वही यहाँ पर एडवाइस करता है फार्मासिस्ट कि आप क्या क्या करिए, बेसिक क्लीननेस एंड मैनेजमेंट जो एडवाइस करता है कि आप क्या क्या कहाँ का क्लीननेस रख सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल असिस्टिंग द मदर टू फॉलो द राइट इम्यूनाइजेशन प्लान फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसमें एक सामुदायिक फार्मासिस्ट स्तनपान का समर्थन कर सकता है और बच्चे की सुरक्षा के लिए सही टीकाकरण योजना का पालन करने में माँ की सहायता करने में महत्वपूर्ण निभा सकता है। इन्होंने बताया है कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट ये भी जब जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है उसमें भी सपोर्ट कर सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ही बच्चे के लिए सही रहता है और जो भी उसके बच्चे से रिलेटेड जो भी बच्चे के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको बातें होंगी वो सब फार्मासिस्ट आपको बताएगा। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी एक फार्मासिस्ट का रोल है इसमें कि अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन एजुकेट इंडिविजुअल अबाउट HIV एड्स एंड इट्स प्रिवेंशन। जो फार्मासिस्ट है वो STD जैसे डिजीज, HIV एड्स या फिर गोनोरिया की बात कर लेते हैं, सिफिलिस की बात कर लेते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनमें फार्मासिस्ट आपको एजुकेट या बताएगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे इससे आप दूर रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताएगा यहाँ पर। और फोर्थ है अल्कोहल, ड्रग अब्यूज एंड स्मोकिंग सेशन, शराब, नशीली दवाओं का सेवन एवं धूम्रपान को बंद करना। चौथा ये है शराब, नशीली दवाओं और का सेवन और धूम्रपान को बंद करना कि फार्मासिस्ट आपको बताएगा कि जैसे ये धूम्रपान कर रहे हैं या टोबैको तंबाकू ले रहे हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हानि आपके बॉडी को पड़ती है। तो यही चीज़ यहाँ पर फार्मासिस्ट आपको बताएगा कि आप ये कम से कम यूज़ करिए, धीरे धीरे कम करेंगे फिर आपकी आदत ये छूट जाएगी। फिर फिफ्थ रोल है फार्मासिस्ट का फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में फार्मासिस्ट क्या आपकी मदद करता है? अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन हेल्प टू कंट्रोल द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बाय काउंसलिंग पीपल एंड पुटिंग ऑन प्रोग्राम्स दैट सो द इशू दैट कम विद लार्ज फैमिली। एक सामुदायिक फार्मासिस्ट व्यक्तियों को परामर्श देकर एक बड़े परिवार के साथ अपने आने वाली समस्याओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों को चलाकर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है। एक फैमिली प्लानिंग में जो फार्मासिस्ट का यही रोल है कि अगर जैसे बड़ी फैमिली में क्या क्या समस्याएं आती हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या फिर क्लॉथिंग, बच्चे के कपड़े नहीं आ पाते हैं, अपने शौक पूरे नहीं कर पाता है, तो वही अगर छोटी फैमिली तो आप वो कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर फार्मासिस्ट पहले से एजुकेट उनको करेगा कि आप कम से कम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचिए कि कम से कम बच्चे रखिए। यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया। ही कैन टीच एंड परस्यूड पीपल ऑफ द बेनिफिट ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको वो भी ये चीज़ बताएगा फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट का इसमें रोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के भारतीय परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें भारत का क्या पर्सपेक्टिव था उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के भारतीय परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ये पूछा गया है कि आप इसका बताइए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2017 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी। जो पुरानी वाली हेल्थ पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 ईस्वी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। जो पुरानी जो हेल्थ पॉलिसी चल रही थी उसको रिप्लेस करके नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की थी। इसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी किए थे जो कि पुरानी हेल्थ पॉलिसी में नहीं थे, कुछ नए अमेंडमेंट किए थे, वही चीज़ हम बताएंगे यहाँ पर। द पॉलिसी हैज़ इंट्रोड्यूस 4 सिग्निफिकेंट गोल्स। इस नीति में 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हैं बताए गए हुए हैं। पहला है चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटी, दूसरा है ग्रोथ ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तीसरा है लोअर द एक्सपेंडिचर और चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ।
पहला क्या है, चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटी। चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटी में ये होता था कि इस नीति के उद्देश्य से भारत में बढ़ती जो है इस नीति के यही उद्देश्य था कि इसमें जो है बढ़ रही जो संक्रामक या इन्फेक्टेड या अनइन्फेक्टेड डिजीज़ हैं उनको कम से कम करना। इस जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसका यही पहला उद्देश्य था, चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटी। इनमें यही बताया है कि आप कम से कम इंक्रीजिंग द पॉलिसी एम टू टैकल द इंक्रीजिंग नॉन कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्टेड डिजीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कम से कम करना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग का विकास। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नई और अधिक उन्नत तकनीक को पेश करके स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को मजबूत करने की योजना है। इसमें जो है दूसरे में यही चीज़ बताया गया है कि नई से नई तकनीक ला के उसका अपने यहाँ प्रोडक्शन कराना, जिससे जो है जैसे अपने यहाँ कोविड-19 आया था तो वैक्सीन अपने यहाँ भी बनी थी लेकिन उतना जो है इफेक्टिव नहीं थी जितना बाहर की थी। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत यही है कि आप नई से नई तकनीक लाइए और उसको प्रोडक्शन कराइए। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। लोअर द एक्सपेंडिचर दिस पॉलिसी आल्सो एम टू रिड्यूस मेडिकल एक्सपेंस एंड अदर हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट। इसमें यही बताया कि जो इस पॉलिसी का एम यही है कि कम से कम मेडिकल एक्सपेंस, मतलब कि अगर दवाओं का खर्च जितना कम होगा उतना ही सही रहेगा, जिससे जो गरीब पुअर फैमिली है वो भी अपना इलाज करवा सकेगी। और चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इट एम्स टू इनहेंस फिस्कल कैपेसिटी बाई बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राजकोषीय क्षमता को बढ़ाना। इसका जो है उद्देश्य यही था कि आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसको बढ़ाकर राजकीय कोष, मतलब कि जो हमारे राज्य का इकोनॉमी है वो बढ़े। इस पॉलिसी का यही मतलब था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इसके नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो हैं ऑब्जेक्टिव भी हैं। इट एम टू ऑफर सुपीरियर हेल्थ सर्विस टू एवरी एज ग्रुप एंड जेंडर। इसका उद्देश्य प्रत्येक आयु वर्ग और लिंग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस ऑब्जेक्टिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि सभी एज के जो पर्सन हैं या फिर सभी जेंडर के जो पर्सन हैं उनको अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विस देना है। इसका यही एम था। दूसरा है द पॉलिसी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सीलेंट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एंड अवेलेबल। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य इसका यही है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक आयु वर्ग और लिंग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो पहला उद्देश्य यह था कि सभी वर्ग के जो सभी आयु वर्ग में और जो जितने जेंडर हैं मेल फीमेल उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। दूसरा है नीति उचित कीमत पर उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने में केंद्रित है। इसमें जो है इसका जो ये है कि एक अच्छी कॉस्ट में जो ड्रग है वो सभी के पास पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोग इलाज करवा सकें। तीसरा है प्रत्येक विकासात्मक नीति में स्वास्थ्य देखभाल उन्मुखीकरण को बढ़ावा देना। ये उन्मुखीकरण का होता है। इसमें जो है प्रत्येक जो डेवलपमेंट पॉलिसी हमारी जो और इसके नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो और भी पॉलिसी आ रही हैं उनको बढ़ावा देना और जो है हेल्थ पॉलिसी को विकास करना, यही चीज़ में बताया गया है। बेहतर उपचार तक चौथा है बेहतर उपचार तक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से संबंधित खर्चों को कम करना। इसमें चौथा जो है इसमें ये बताया है कि उपचार अच्छे से अच्छा प्रदान करना और जो है गरीब कम खर्चों में सभी का इलाज देना, इसका मेन यही उद्देश्य था। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हमने ऑब्जेक्टिव जान लिए हैं। अब हम उसका प्रिंसिपल जानेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। तो पहला पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स। इस जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसका मेन यही कार्य है कि इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण कार्य हैं वो एक इंटीग्रिटी और एक इथिक्स नैतिकता के तहत होने चाहिए पूरे कार्य। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट था इक्विटी मतलब क्या होता है समानता। इसमें जो है सबसे गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए पहले तो असमानता को हटाना होगा। यही इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि कोई भी जात या फिर कोई भी लिंग जेंडर में पुल्लिंग मेल हो या फीमेल हो या फिर अक्षमता या सामाजिक बहिष्करता, इन सभी भौगोलिक बाधाओं को हमें दूर हटाना चाहिए। इसका ये दूसरा पॉइंट है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की,
जिसका अफोर्डेबिलिटी जिसका नाम है एज कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी रिक्वायर अटमोस्ट फोकस। मतलब कि जैसे जैसे स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती है उसी प्रकार सामर्थ्य पर हमको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आपका जो यूनिवर्सलिटी है, इसका मतलब ये है कि सामाजिक, आर्थिक और जो वर्तमान में स्वास्थ्य की जो भी आपकी वो स्थितियाँ या फिर एक्टिविटी हैं उनका जो है बहिष्कार करना चाहिए। ये बराबर सभी के लिए सामान्य होनी चाहिए। यहाँ पर यह है। फिफ्थ पॉइंट यही है पेशेंट सेंटर एंड क्वालिटी ऑफ केयर। इसमें जो होता है कि बताया गया है कि जैसे किसी पर्सन को डिजीज़ हुई है जो कि उसको नहीं बताना चाहिए, जिससे बताने से उसको और स्ट्रेस बढ़ता है या डिजीज इतनी जल्दी क्योर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि उस चीज़ को गोपनीय रखें और एक गरिमा के साथ लिंग संवेदनशील, सुरक्षित, प्रभावी एवं सुविधाजनक सेवाएँ जो है प्रदान की जानी चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में होता ऐसा है कि ये जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड है, एक पॉइंट है जिसमें जो है एक निर्णय लेने की क्षमता, मतलब कि पारदर्शिता, मतलब समझ रहे हैं कि किसी के पक्ष में नहीं, किसी के जोर दबाव में नहीं, एक यूनिवर्सल मतलब कि सभी के लिए समान एक निर्णय लेने की जो है प्रणाली जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो सभी के लिए सही रहे, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना इस पॉइंट में यही बताया गया है अकाउंटेबिलिटी में। और सेवंथ पॉइंट है इंक्लूसिव पार्टनरशिप, मतलब कि एक समावेशी भागीदारी, मतलब कि एक सभी को मिलाकर पेशेंट की केयर करना। मतलब कि मेडिकल स्टोर ले लो, वहाँ से हम मेडिसिन लेते हैं, हॉस्पिटल ले लो, वहाँ से हम डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं, डायग्नोसिस लैबोरेटरी सेंटर ले लो तो वहाँ से हम जांच लेते हैं। उन सभी को समावेश मतलब कि एक साथ लेके तब एक मरीज को केयर करना, एक यही चीज़ इसमें बताया गया है कि शामिल है ये चीज़ सभी। और फिर फार्मा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने डिफिनीसन जान ली है। डिफिनीसन यही है कि ये एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल उत्पादों की और उपचारों रणनीतियों की तुलना करके लागत, लाभ, लागत प्रभावशीलता या न्यूनीकरण, कम से कम लागत और बीमारी के लागत उपयोगिता का विश्लेषण का उपयोग करती है। यहाँ पर बताया गया है कि जिससे लागत भी कम लगे और आपका हेल्थ को बेनिफिट रहे, यहाँ पर यही चीज़ बताया गया। और फिर उसका महत्व के बारे में बताया। महत्व इसका फार्मा इकोनॉमिक्स का यही है कि कह रहा है कि ज़्यादा भारत जैसे देश में कि 60 से 70% खर्च जो होते हैं दवाओं पर हो जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया है कि जो कुछ ही लोग ऐसे बचते हैं जो बीमाकृत होते हैं, जिनका ड्रग्स पे लागत कम लगती है क्योंकि वो बीमाकृत होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हम इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कम से कम लागत लगे, जिससे हर एक पर्सन तक ये हम अपना इलाज पूरा करवा सकें, कॉस्ट कम लगे ड्रग खरीदे में। यही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बताया गया हुआ है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें हमको 10 क्वेश्चन करने हैं। 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका है गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो सितंबर 2000 में जो है 189 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने इसके 8 लक्ष्य दिए थे, जिसको 2015 में प्राप्त करने में सहमत, जिसको 2015 में जो है प्राप्त किए थे हम लोग, कि ये एक इसमें ऐसा गोल दिया गया है कि जो है सभी को बराबर का हक मिले, मतलब कि जैसे गरीब या भुखमरी को समाप्त करना जैसा, और प्राथमिक शिक्षा सभी को मिल सके, इस बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कुछ 189 यूएन मेंबर जो थे उन्होंने इसकी सहमति पर ये हुआ था, और 8 गोल हैं आपके। ये सितंबर 2000 में आया हुआ था, जिसको हमने अचीव किया था 2015 में। ठीक है, फिर इसके हम जानते हैं गोल क्या क्या हैं। 8 जो गोल हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं 8 मिलेनियम गोल की। जो हमारे 8 गोल्स हैं मिलेनियम डेवलपमेंट के, उनको हम बता देते हैं। पहला गोल्स था अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, मतलब कि पूरे संसार में या फिर वर्ल्ड में ले लीजिए कि गरीबी या भुखमरी को समाप्त करना है। दूसरा गोल है वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कि सभी को जो है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तीसरा है महिला को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। महिलाओं को सशक्त बनाना मतलब कि हर क्षेत्र में महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए, और जो है समानता होनी चाहिए, लैंगिक पुरुष और महिला दोनों की समानता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है बाल मृत्यु दर को कम करना, मतलब कि बच्चों की जो मृत्यु हो रही है इसमें कोई भी डिजीज से लेकर या फिर कोई भी दुर्घटना या फिर कैसे भी होकर अगर बाल मृत्यु हो रही है तो उसको कम से कम करना। मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जो माताएं हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और मलेरिया, HIV, एड्स अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए, जो मलेरिया और HIV जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि इनसे क्या प्रिवेंशन है, क्या
किससे कैसे बचाव कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, कि हमारे पर्यावरण को बराबर मेंटेन रखना या रेगुलेट करना, कि जिससे हमको संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल सके और हमें कोई बीमारी ना हो। 8 पॉइंट है विकास के लिए सार्वभौमिक साझेदारी विकसित करना, विकास जो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है या विकास है उसके लिए हमको साझेदारी क्या क्या हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके उतना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है। राइट्स आर नोट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो दुग्ध पान स्तनपान के महत्व को संक्षिप्त टिप्पणी में लिखना है। तो पहले तो हम बच्चे के लिए क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड, उसके क्या महत्व है वो हम बताएंगे। पहले तो 6 महीने में बच्चों के जो दुग्ध पालन या स्तनपान से बहुत ही पोषक तत्व मिलते हैं। कहते हैं कि पहला जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती हैं जिससे बच्चे को जो इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। दूसरा पॉइंट है यह आसानी से पच जाता है, ये जो है आसानी से पच जाता है क्योंकि इसको मेटाबोलाइज करने में कोई वो दिक्कत नहीं होती है। इसमें कोई रोगाणु नहीं होती है जो रोग पैदा कर सके। तीसरा पॉइंट है कि इसमें बच्चे को जो है इसमें कोई इससे बीमारी नहीं होती और इसका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत करती हैं। यह उसकी बुद्धिमत्ता में सुधार करता है, कि यह जो है मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ा देता है और इससे अस्थमा या एलर्जी होने की संभावना को कम करता है। जो ये अस्थमा या रिस्पायरेटरी डिजीज़ या फिर एलर्जी हो जाती है वो उसकी संभावना को भी कम करता है। अब माता के लिए क्या महत्व है वो हम जानेंगे। पहला माता का महत्व है यह प्लेसेंटा के निष्कासन को बढ़ावा देता है। प्रेगनेंसी के बाद जो प्लेसेंटा डिस्कनेक्ट किया जाता है उसको निष्कासन के लिए ये बढ़ावा देता है। पहला तो यही इसका लाभ है। दूसरा है यह स्तन गर्भाशय और ये जो होता है कि इसका दूसरा महत्व ये भी है कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्रस कैंसर है इनके कैंसर की संभावना को भी कम करता है। यह माँ को ऑस्टियोपोरोसिस या मूत्र मार्ग संक्रमण से बचाता है। यह जो है यह जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है डिजीज़ है या मूत्र मार्ग मतलब कि जेनिटल एरिया में जो संक्रमण है उसको भी कम करता है। और चौथा पॉइंट है यह गर्भावस्था के दौरान जमा होने वाली अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, कि जो है प्रेगनेंसी के बाद एक चर्बी नहीं वो ढीला हो जाता है जिससे उसको भी कम करने में मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग का एक ये भी लाभ है कि यह जो है गर्भावस्था के समय जो लेडीज लोग जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं तो उनका जो है उनकी चर्बी को जो है कम करता है। यही इसका एक लाभ और भी है। इसके लिए पूर्व तैयारी और इसके लिए कोई भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माता को तैयारी कोई नहीं करनी पड़ती है, ये सब सीख जाती है, नेचुरल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। जंक फूड से क्या इफेक्ट होंगे हमारे शरीर पे उसका बताना है। तो जंक फूड तो आप लोग जानते ही होंगे, जंक फूड आप लोग जो बाहर खाते हैं तो उससे क्या क्या आपको इफेक्ट क्या क्या बीमारी होती हैं उसके बारे में यहाँ बताना है। बहुत ही सरल ईजी क्वेश्चन है। तो पहला तो है कॉन्स्टिपेशन, तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में ज़्यादा मैं विस्तृत में नहीं बता रहा हूँ। दूसरा है पहला है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बन जाती है या फिर पेट में प्रॉब्लम आ जाती हैं। दूसरा है हार्ट डिजीज या स्ट्रोक, मतलब कि अगर बाहर का खा रहे हैं फैटी चीज़ हुआ है तो आपके हार्ट डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ का तेल जो होता है बहुत ही बार यूज किया हुआ होता है जो कि बहुत हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है आर्टरी एंड वेन्स में जिससे हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि अगर हम फास्ट फूड बाहर से ले रहे हैं, फैटी ऑयल्स वगैरह ये सब वहाँ से बना हुआ होता है जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर जो होता है मेंटेन नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं घर का खाना खाना चाहिए और स्वस्थ रहेंगे। तो चौथा पॉइंट है रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर आप रेगुलर ही बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपके एक ये भी चांस रहता है कि आप ओबेसिटी यानी मोटापा का कारण बन सकता है। हाँ, तो पांचवा पॉइंट है हाइड कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हम जंक फूड अगर बाहर से हम बराबर रेगुलर ही जंक फूड खा रहे हैं बाहर से, तो हमारे जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो जो उसको बढ़ा देगा। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कंपैरिजन में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमको और भी डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ तो मेनली होती हैं, जैसे अर्दमिया या हाइपरटेंशन, ये सभी रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सप्लेन इन शॉर्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इनमें से हमको 3 बताने हैं। पहला एपिडेमिक, दूसरा है क्वारंटाइन, तीसरा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, माल न्यूट्रिशन एंड मोर्बिडिटी। तो एपिडेमिक के बारे में पहले बात करते हैं। एपिडेमिक मतलब महामारी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले आई हुई थी, जैसे पोलियो हो गया, चेचक हो गया, ये सब एपिडेमिक में आते हैं।
और जैसे पेंडेमिक नहीं, जैसे ये पेंडेमिक में क्या हुआ था, कोविड-19 मतलब वर्ल्ड भर में सब कहीं था, कोई ऐसा एरिया बचा नहीं था जहाँ पर कोविड-19 नहीं था। और एपिडेमिक क्या होता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में अगर डिजीज़ की संख्या बढ़ रही है पर पर्सन पर, तो वो एपिडेमिक कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स एंड पोलियो, जो कि अभी भी इसकी हमको दवा पिलाई जा रही है, अभी भी इसके टीके लग रहे हैं, क्योंकि ये एपिडेमिक था और एक स्पेसिफिक एरिया में था। अब बात करते हैं क्वारंटाइन की। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 से गुजरे हुए हैं, तो आप लोग अगर बाहर से आए हुए थे तो आप लोगों को अलग एक स्पेस दिया गया था और आपकी देखभाल की जा रही थी। वही यहाँ पर क्वारंटाइन भी इसका यहाँ पर बताया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? इसमें जो होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ऐसा होता है कि हम डिजीज़ से जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, उसको हम पहचानते हैं कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम यही जानते हैं। अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण। कुपोषण मतलब ये होगा कि माल न्यूट्रिशन मतलब होगा कि डिफिशियंसी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा, ये 2 लाइन में लिखा हुआ है कि फूड और न्यूट्रिशन की कमी जो होता है कुपोषण कहलाती है। मतलब कि अगर आप सही मात्रा में भोजन या न्यूट्रिएंट्स या कैलोरी या एनर्जी जब नहीं आपके बॉडी को मिलती तो आपके कुपोषण हो जाता है। तो यही यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है, माल न्यूट्रिशन। और पाँचवा है मोरेबिडिटी। मोरेबिडिटी ये होता है कि मतलब कि ये एक अस्वस्थ है, अस्वस्थ से जो है वो किया गया है, रिफ़र किया गया है। ये एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर रीजन में जो लोगों का इन्फेक्टेड होते हैं वही बताया गया कि एक रुग्णता, जिसका हिंदी मतलब होता है अस्वस्थ होने की स्थिति एक ये है जिसमें जो एक स्पेसिफिक एरिया में बीमार हो रहे हैं बराबर, तो मोर्बिडिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तो बताना है कि इनमें से 3 करने हैं जिनके हमको कॉजेटिव एजेंट बताने हैं कि कैसे ये हमको रोग फैलते हैं। पहला है वूपिंग कफ, दूसरा है फाइलेरियस और तीसरा है लेप्रोसी, चौथा है कॉलरा। मतलब काली खांसी कौन से किससे हमको होती है, फाइलेरिया कैसे होती है, कौन सा एजेंट है या कौन सा बैक्टीरिया जिससे हमको होती है, कुष्ठ रोग कैसे होता है, लेप्रोसी, और चौथा है हैजा, ये कैसे होता है। जो कि काली खांसी को हम पर्टुसेसिस के नाम से जानते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डेटेला पर्टुसेसिस है, ठीक है। ये काली खांसी का ये एजेंट है बॉर्डेटेला पर्टुसेसिस, इसका एजेंट है, इसको पर्टुसेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरा था वुचेरिया बोनीक्राफ्टी। फाइलेरियस जो है, फाइलेरिया है वो कौन से एजेंट से फैलता है? तो उसका एजेंट का नाम है वुचेरिया बोनोक्राफ्टी, जो कि एक फैलेरियल वार्म है, जो कि ये आर्गन, जिस आर्गन में होता है उसको इन्फ्लामेशन कर देता है, ओडिमा के चांसेस जैसे नहीं रहते हैं, तो उसी तरह ये वुचेरिया बोनोक्राफ्टी के द्वारा होता है। तीसरा था लेप्रोसी। लेप्रोसी का जो डिजीज़ का नाम लेप्रोसी है, इसको हम कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है, या जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा होता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है। और चौथा क्या था? कॉलरा। कॉलरा कैसे फैलता है? कॉलरा का जो है विब्रियो कॉलरा एक एजेंट है जो कि विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया है जिससे हमको कॉलरा होता है, ठीक है। इसके हमको पॉजिटिव एजेंट जानने थे, हमने ये जान लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनके हमको फुल फॉर्म देने हैं। पहले तो BCG, FIP, WHO, HIV। ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता है। BCG मतलब होता है बैसिलस कालमेट गुएरिन। दूसरा कौन सा है? FIP मतलब होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। और चौथा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोग जानते हैं। HIV भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये 4 हैं, इनके हमको फुल फॉर्म देने थे, ये हमने दे दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसके बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का हम डिस्पोजल कैसे करेंगे, कैसे इसका निपटान करेंगे, उसी चीज़ को हमको बताना है। तो पहला है सॉलिड वेस्ट ओपन बर्निंग। सॉलिड वेस्ट ओपन बर्निंग का मतलब हमको ये बता रहा है कि अगर हम वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि लोग खुले में ही कूड़े कचरे को जला दे रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए वो बहुत ही हानिकारक है, जिससे हमारे हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है सी डंपिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। ये केवल तटीय शहरों में हो सकता है, जैसे मुंबई वगैरह है, वहाँ पर उसके सटे हुए समुद्र या नदी हैं ना, वहाँ पर ये प्रोसेस संभव है। लेकिन ये भी जो है जल प्रदूषण को भी बढ़ावा दे सकता है, ये भी इतना
वो नहीं है। सॉलिड वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल, इसमें क्या होता है, सॉलिड वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल मतलब होता है, इसमें होता है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट पदार्थ है उसको हम ज़मीन में दफन करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में करेंगे तभी जो सही रहेगा, लेकिन जो ऊपर कर देंगे तो यही होता है कोई जानवर आके वो फिर चीज़ को खोद देता है, तो जिससे फिर से वो वायु प्रदूषण का चांसेस रहते हैं, और कोई भी अगर बस हाँ उससे बैक्टीरिया और ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसके आसपास हम गए तो। चौथा है इंसिनरेशन मेथड, इसमें क्या होता है, भस्मीकरण विधि में होता क्या है, जैसे ज्वलनशील कचरे जो होते हैं, ज्वलनशील कचरे के लिए भस्मीकरण विधि उपयुक्त है। यह जो है जहाँ यह विधि उस भीड़ भाड़ वाले शहरों के लिए उपयुक्त होती है जहाँ भूमि भरने के लिए स्थल उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ पर ये जो विधि अपनाई जाती है। जहाँ पर जैसे को जगह नहीं है हमारे पास है तो इस विधि को हम अपनाते हैं कि जला देते हैं ज्वलनशील भस्मीकरण विधि में। खाद बनाने की प्रक्रिया ये बहुत ही ज़्यादा यूज होती है गाँवों में कि कंपोजिस्टिंग प्रोसेस, मतलब कि खाद ये जो कचरे होते हैं सॉलिड वेस्ट में ये एक्सेप्ट पॉलीथीन को छोड़ के और जो होते हैं सड़ जाते हैं, तो एक जगह पर इस पर इकट्ठा करते हैं जिससे हम वो खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं तो ये डिस्पोजल ऑफ प्लगिंग इनटू फील्ड की, खेतों में जुताई द्वारा निस्तारण कैसे करते हैं, ये जो है उपयोग में नहीं लाया जाता है। ये निपटान सामान्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है कि खेतों में अगर हम डालते हैं तो बाद में उसकी जुताई करते हैं तो उससे फसल के लिए जो है हानिकारक रहता है, तो ये भी मेथड ये ज़्यादा कामदायक नहीं है। बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट में क्या होता है, हाग फीडिंग द्वारा निपटान करना। इसमें जो होता है ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है जिसमें BOD और TSS सहित सीवरों में कचरा निपटान में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। कचरे को ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीसा जाता है और फिर सीवरों में डाला जाता है। ये विधि हाग फीडिंग द्वारा निपटान करना की विधि है। पॉइंट है स्लेविंग प्रोसीजर, इसमें जो होता है धातु, कांच और कांच के चिथड़े जो होते हैं इन सामग्री को बचाया जा सकता है कि जैसे हम इन चीज़ों को कहीं पर हम डाल देते हैं, खेत में डाल देंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसान है क्योंकि उसमें हमारी फसल को भी इफेक्ट करेगा, जिससे इसको चीज़ को हम बचाया जा सकते हैं। कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया में डालते हैं ये कांच को, जो कि क्योंकि ये सड़ने वाला नहीं होता, ना कांच है और पॉलीथीन, इन चीज़ों को हम सड़ा नहीं सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक एरिया इसके लिए हम चूज करते हैं ताकि वहाँ पर हम डाल सकें। इसका ये भी है कि हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं इस कांच और धातु का। फिर बात करते हैं 9th पॉइंट, फर्मेंटेशन एंड बायोलॉजिकल डाइजेशन, किण्वन जैसी। इसमें जो क्या होता है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट है, हमने ऊपर बताया था एग्रीकल्चर में जिसका यूज होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया कि आप बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वो कोई कचरा है तो उसको हम सड़ा के आप खाद में हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे हमको एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फूड एडल्ट्रेशन की हम बात करते हैं। फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है? फूड एडल्ट्रेशन में होता ऐसा है कि उसी क्वालिटी का या उसी कलर का, जैसे हम धनिया का पाउडर लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हम धनिया का पाउडर लेते हैं तो वो ब्राउन कलर का होता है, तो उसी ब्राउन कलर में उसी को मिला देते हैं जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है परंतु क्वालिटी घट जाती है, तो वही एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताया गया है, खाद्य अपमिश्रण की प्रक्रिया से संदर्भित है जिसके द्वारा हम भोजन की गुणवत्ता या प्रकृति में मिलावट जोड़ने या महत्वपूर्ण पदार्थ को हटाने के माध्यम से कम किया जाता है। खाद्य की जो क्वालिटी है वो घट जाती है। वही यहाँ चीज़ बताया गया है, खाद्य अपमिश्रण क्या होता है। ठीक है, इसमें जो होता है एग्जाम्पल इन्होंने दिया है फूड एडल्ट्रेशन की कि जो है फ्रेश वेजिटेबल जो होते हैं, जो इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए, जो वेजिटेबल्स या फल हो गए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम रसायन या केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, ये हमको फूड एडल्ट्रेशन का ही एक पॉइंट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है कॉपर सल्फेट। जैसे रासायनिक पानी में वैक्स कोटिंग डिपिंग का उपयोग करके आकर्षक, हाँ ये जो कॉपर सल्फेट है या फिर और रासायनिक पदार्थ हैं जिससे हम सब्जी को, जैसे सब्जी नहीं ये फल होगा, किसी का आकर्षण या अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं केमिकल, ये भी फूड एडल्ट्रेशन में आ गया है। तीसरा पॉइंट है आजकल सब्जियां पैदा करने के लिए सीवर का उपयोग करते हैं कि पानी के लिए भी 1, 2, 3 है जो कि मल और जहरीले भारी धातुओं का पानी होता है जो कि हमारी सब्जियों के लिए या फिर हमारे फ्रूट्स के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिससे हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि जो सब्जियां वो उगती हैं उसके बाद हम ये लोग सड़कों पर बेचते हैं खुलेआम,
तो जो उनमें जो है कुछ धुएँ या फिर पोल्यूशन है वो सब उसमें लगने, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब ये जो संदूषण हो जाते हैं, संदूषण मतलब कि पॉल्यूटेड हो जाते हैं, कि उनको धोकर ही खाना चाहिए फलों को, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हुई हैं। ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन। अब चलते हैं पार्ट सी पर हम चलते हैं। तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक हैं। तो बात करते हैं मल्टीपल चॉइस की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं? तो आप अमीबा की बात करते हैं तो ये तो आपका प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, गोनोरिया जो भी है बैक्टीरियल डिजीज़ है, और यही केवल मलेरिया रह जाती है। मलेरिया जो है वाटर बोर्न डिजीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये जो मच्छर होता है वो पानी में बैठता है, वहाँ से इन्फेक्टेड हो गई तब ये आपको काटता है, तो ये मलेरिया जो है वाटर बोर्न डिजीज़ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है ये भी आप लोगों को पता होगा। 26 दिन की होती है, 28 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो ये 28 उठ जाता अभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि ये जो है 26 दिन की होती है, नहीं 28 दिन की होती है। ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, 26 दिन और 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन। तो इसमें यही आंसर है, 28 दिन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एल्युमिनियम कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें कौन सा वो केमिकल है जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में मदद किया जाता है? आपका कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फलों को पकाने में मदद आता है। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रासिटिकल कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर, इसमें से कौन सा है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लैक्टिक एसिड है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि एक न्यूट्रासिटिकल है, जो कि बहुत ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पांचवा क्वेश्चन है स्कर्वी इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो है किस रोग के कारण होती है? स्कर्वी जो है किसकी कमी के कारण होती है? स्कर्वी जो रोग होता है, स्किन का रोग है, वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है? तो आप लोग देखिए, ऑप्शन पहला मलेरिया, दूसरा है एथलीट फूड, और तीसरा है टिटनेस, चौथा है ग्लूकोमा। पहला मलेरिया, दूसरा एथलीट फूड, तीसरा टिटनेस, चौथा ग्लूकोमा। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो टिटनेस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो चौथा 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रॉपिक ड्रग कौन सी है इसमें से? तो एस्प्रिन, या तो NSAID है, ये भी नहीं है, फिरोसामाइड डायूरेटिक है, डेप्सोन भी नहीं है। अल्कोहल जो है जो साइकोटिक ड्रग है, जिसको हमको पीने पर कुछ मेंटल इशू आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका जो है मुख्य प्रदूषक है? तो इसमें वाटर का है, नहीं है, नॉइस का है, नहीं है, सॉइल का है, नहीं है, न जल का है, ना आवाज़ का है, जो शोर का है, नहीं है, सॉइल मतलब मिट्टी का भी नहीं है। तो ये है इसका एयर का। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेन प्रदूषक है, ये वायु का है। HIV स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाई। जो HIV है कैसे फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से टू हेल्दी पर्सन में? तो सलाइवा से नहीं फैलता है, टीयर्स आंसू से नहीं फैलता है, लार से नहीं फैलता है, और स्वेट मतलब पसीना से भी नहीं फैलता है। इन्फेक्टेड सिरिंज, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है HIV का, उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद हम वही इन्फेक्टेड इंजेक्शन दूसरे पर्सन को लगा दें तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा HIV का। अब लास्ट रह गया है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शारीरिक स्वास्थ्य दर्शाता है कि शरीर के सभी अंग स्पेस और सामान्य अवस्था में हैं। तो इसमें पहला रहेगा, यहाँ पर रहेगा हेल्दी एंड एक्टिव, मतलब स्वस्थ और सक्रिय दोनों अवस्था में रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है महिलाओं में नसबंदी की स्थायी विधि को कहा जाता है। महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसकी स्थायी विधि को हम कहते हैं ट्यूबल लिगेशन बोलते हैं, जो कि हमारा नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फिर है तो तीसरा है हमलावर रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रभावों के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध को कहा जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पर हमला कर रहा है तो उसके बाद जो हमारे क्रिया करती है इम्यून सिस्टम, तो उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, और 13 है कब्ज दूर करने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कब्ज दूर, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? इनफ पर्याप्त फाइबर तथा तरल पदार्थ लेने चाहिए। ठीक है,
हमारे आहार में कैल्शियम के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। कैल्शियम का हमारा प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप लोग जानते हैं दूध जो है बहुत ही दूध हुआ, मिल्क चीज़ और डायरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जितने भी होते हैं, ये सब कैल्शियम के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। जब कोई महामारी व्यापक रूप से फैलती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है बताओ? तो इसको बोलते हैं पेंडेमिक, जो कि कोविड-19 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब कोई महामारी व्यापक रूप में फैलती है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियोमाइलाइटिस वायरल मुख्य रूप से पथ का प्रतिकृत बनाता है। 16 नंबर एलिमेंट्री, इसका आंसर जो है एलिमेंट्री है। 7th की बात करते हैं, जनसांख्यिकी को स्पेस के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर बच्चों बताइए कमेंट में करके। तो इसका आंसर है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव आबादी को सांख्यिकी का अध्ययन करना, इसका यही एग्जाम्पल है और इसका यही आंसर है। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इस विश्व में जो वायु प्रदूषण हो रहा है, इसका जो प्रमुख स्रोत है इंडस्ट्रियल कोल बर्निंग, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि जो कोल बर्निंग होती है उससे जो निकलता है प्रोडक्ट, धुआं जो निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो मेन है वायु का प्रदूषक होता है। पीएचसी को संक्षिप्त कीजिए, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पीएचसी का जो संक्षिप्त रूप में हमको लिखना है तो पीएचसी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। ठीक है, ये हम बच्चों आपको बता दे रहे हैं। और अगर आपको इसका पढ़ना है तो ये हमारी बुक जॉय पब्लिकेशन नाम से है या फिर क्वेश्चन बैंक नाम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेगी। तो हमने ये क्वेश्चन पेपर हल कर लिया है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हाँ बच्चों, जो हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, ये हमारी बुक ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपको मिलेगी। ये अगर बुक आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप बुक ये ख़रीद सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दी गई है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर